जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर नितिन मिश्रा। आज के इस सेशन में हम प्रेपोजिशन के पार्ट 2 पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके पहले यानी कल वाली क्लास बहुत ही क्लियरली समझ आई होगी। मैंने उसमें आपको प्रेपोजिशन का बेसिक्स यानी बेसिक्स ऑफ प्रेपोजिशन बताने का प्रयास किया, and I tried my level best to make you and give you a very crystal clear idea what actually a preposition is and what kind of role it plays in a sentence. So guys, I hope आप सभी को ये सारी बातें बहुत क्लियरली समझ आई होगी एंड आई विश कि आप सभी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको पिछले वीडियो को पढ़ करके कितनी क्लैरिटी मिली और क्या हम आगे बढ़कर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज के इस सेशन में बेटा हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के बारे में। ये मैंने आपको बीते क्लास में भी बता दिया था कि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। क्या होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, या इससे पहले भी क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो गाइस ध्यान से देखो, दरअसल जब भी बात होती है ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट उस टर्म को कहते हैं जो कि किसी से प्रभावित होता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट का रिलेशन सामान्य तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले वर्ब से आता है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सो गाइस, आपने हर एक मैं कहूंगा एज में जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे आपने ऑब्जेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। एंड इस ऑब्जेक्ट की जब भी बात हुई है वहां पर हमको थोड़ा सा एक डाउट कंफ्यूजन जरूर रहा है। देखो ध्यान से, जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस दरअसल आप जानते हो कहीं ना कहीं वर्ब के सेंटर में होता है। वर्ब के साथ जब सब्जेक्ट जोड़ दिया जाता है तो ये सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मिलकर एक क्लॉज का निर्माण करते हैं, यानी टुगेदर दे आर नोन एज क्लॉज। और अब इस वर्ब के बाद हो सकता है कोई प्रेपोजिशन हो सकता है कोई डिटरमाइनर या मॉडिफायर हो, यस और नो। और उसके बाद एक नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन भी आ सकता है, इस्तेमाल किया जाता है। प्रेपोजिशन कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन इन दोनों को साथ में फ्रेज कह देते हैं। कौन सा फ्रेज? प्रेपोजिशनल फ्रेज, यस और नो। ये भी कल की क्लास में सीखा था। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इस क्लॉज के शब्दों को, हो सकता है वर्ब, हो सकता है नाउन, हो सकता है एडजेक्टिव, हो सकता है एडवर्ब, को मॉडिफाई करता है। इसलिए इस प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम मॉडिफायर भी कहते हैं। ये तो क्लियर है सभी को। हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्कशन जब हम कर रहे हैं तो मैं आपको दो ऑब्जेक्ट बताऊंगा, पहला वर्ब का ऑब्जेक्ट और दूसरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो गाइस आप सभी इस बात को क्लियरली ध्यान से समझने का प्रयास करें। दरअसल इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट दो अलग अलग तरीकों के होते हैं। सबसे पहला याद रखें, वर्ब का ऑब्जेक्ट और दूसरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला वर्ब का ऑब्जेक्ट और दूसरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट।
यानी इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो गाइस पहले हम बारी बारी से इसको समझ लेते हैं, क्या होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट और क्या होता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी बहुत क्लियरली इसको समझेंगे, बहुत क्लियरली इसको जानेंगे और आपको कुछ मैं व्यवहारिक एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास करता हूं। गाइस आप यहां मेरे हाथ में आई गेस डाबर कंपनी की हाजमोला की शीशी देख पा रहे होंगे। ये हाजमोला की जो शीशी है ना, दरअसल ये मेरे लिए एक वस्तु है। मुझे हाजमोला अगर खानी है, जाहिर सी बात है आप अगर ध्यान से देखें तो मैं यहां पर अगर कोई एक्शन करना चाहता हूं, अगर मैं इस हाजमोला की गोली को कंज्यूम करना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले इस बॉटल को ओपन करना होगा। और जब मैं इस बॉटल को ओपन कर रहा हूं तो मैं देख सकता हूं कि हाजमोला इज इन और इनसाइड दी जार और बॉटल। अगर मैं इसको पिक कर लूं तो व्हाट आई एम पिकिंग वन हाजमोला गोली। यस और नो, आई एम पिकिंग वन हाजमोला गोली। एक्शन है पिक करना और टेक आउट या बाहर निकालना। अगर मैं इफ आई टेक वन हाजमोला गोली आउट तो मैं एक्शन कर रहा हूं किसी चीज को बोतल में से बाहर निकालने का। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉटल और मैं ये एक गोली बाहर निकाल लिया, मैंने अपना काम कर दिया। आप मुझे ये बताओ, आपके सामने ये सारी घटना, ये सारा चक्र सामने आया, मैंने एक्शन किस वस्तु के ऊपर किया? जाहिर सी बात है मैंने एक्शन किया निकालने का, बाहर निकालने का। किसको निकाला? हाजमोला की गोली को निकाला, यानी एक्शन इस गोली के ऊपर हुआ, इसे कह दिया वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब मैं इस गोली को खा लेता हूं। सो गाइज थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज चेंज हो जाएगी बिकॉज आई हैव समथिंग व्हाट आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ। वर्ब का ऑब्जेक्ट बेसिकली वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर एक्शन को किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, किसको पढ़ा रहा हूं? आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यानी मैं बेसिकली काम आप पर कर रहा हूं, आप ऑब्जेक्ट हो मेरी क्रिया के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, सभी को क्लियर हो रहा होगा। गाइज मैंने अभी आपको फिलहाल बताया है क्या होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। मैंने आपको भी फिलहाल बताया है क्या होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सपोज कि आप यहां पर पढ़ते पढ़ते किचन में गए और आपने सोचा कि यार क्यों ना मैं फ्रिज में रखी आइसक्रीम खा लूं। आप फ्रिज में रखी आइसक्रीम खाए, आपने उसी को आधा खाकर वहीं रख दिया, फ्रिज का गेट भी बंद नहीं किया। सुबह जब मां आई और उन्होंने देखा कि फ्रिज के अंदर के सारी सामान खराब हो चुके हैं, आइसक्रीम भी पिघल के गिर चुकी है, फ्रिज का गेट खुला हुआ है, वो गुस्से में आई और आपको एक झापड़ रसीद कर दी। काम किसने किया? माताश्री ने। क्या किया? झापड़ रसीदने का, यानी कि थप्पड़ मारने का काम किस पर किया? आप पर किया। आप यहां पर देख सकते हैं कोई मदर किसी एक्शन को परफॉर्म कर रही है, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रही है उसको आप वर्ब का ऑब्जेक्ट कह देंगे। क्लियर है गाइस? इसको आप सीधे समझ सकते हैं अगर आप सभी ने कभी कोई निशाना लगाया, अब चाहे आंखों का निशाना हो या बंदूक का निशाना हो, आप अगर निशाना लगा रहे हैं, ये एक्शन है, आप जिसके ओर निशाना लगा रहे हैं
बेटा वो आपका ऑब्जेक्ट है जिसे आप देखने का प्रयास कर रहे हो, जिससे आप नजर नहीं हटा रहे। याद रखें, एक्शन जिसके ऊपर किया जाता है उसको हम वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि सर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो गाइस आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने गोली निकाली, बट ये गोली कहीं रखी हुई थी। आई टुक आउट दी हाजमुला गोली, यस और नो। गोली वॉज इन द आई गेस जार और इन द बॉटल। तो आप कह सकते हो कि जब प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा जाता है जो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अब गाइस इससे दो बातें हमको सीखने को मिली है, मैं दोनों बातें आपको बता देता हूं। क्या बातें सीखने को मिली? सबसे पहली बात सीखने को मिली, वर्ब का ऑब्जेक्ट जब भी इस्तेमाल होगा, when we use it, we don't use any preposition। यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट जब भी आप सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, आप भूल कर भी कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे। मतलब आप जहां जहां देखें एक्शन जिसके ऊपर हो रहा है, आप उसका नाम ले रहे हैं, आप वहां प्रेपोजिशन लगाने से बचेंगे। यानी आप कह सकते हो, अच्छा सर तो क्या आज के क्लास के शुरुआत में आप हमें यह बता रहे थे कि बेटा प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कहां करना है और कहां नहीं करना? यस बेटा, मैं आपको यही बता रहा हूं। अगर कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट आपके वाक्य में आए, आप वर्ब के ऑब्जेक्ट से पहले कभी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ना करें। प्रेपोजिशन हमेशा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के पहले आती है। यानी अगर कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन है जिस पर एक्शन नहीं हो रहा, आप उस नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन लिख सकते हो। यानी हम कह सकते हैं प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और ये वो ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्शन नहीं हो रहा। जैसे एग्जाम्पल, सपोज कि मैंने आप सभी को आज इस क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हाजमुला खा लिया और मेरी माँ ने उसे देख लिया और मेरी माँ को लगता है कि बेटा तुमने बहुत गलत किया। पढ़ाते पढ़ाते भला कोई खाने पीने का काम करता है क्या? और वो आई और मुझे एक झापड़ रसीद कर दी। When she slapped, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहां पे वर्ब है स्लैप। अब आप जरा मुझे बताओ, इस स्लैप का एजेंट कौन है, डूअर कौन है, किसने इस एक्शन को परफॉर्म किया है? मैं कहूंगा माई मदर। और मेरी मदर ने जब थप्पड़ मारा तो मेरी मां के लिए टारगेट कौन था, लक्ष्य कौन था, निशाना कौन था, किसके ऊपर एक्शन किया गया, किसको कूटा गया? ऑब्वियसली यहां पर आ रहा है ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट। याद रखो, जब भी हम वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर एक्शन होगा उसके पहले प्रेपोजिशन कभी नहीं लगेगी। सीधे मैं लिखूंगा माई मदर स्लैप्ड मी। ये ऑब्जेक्ट है पर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आप इसी ऑब्जेक्ट को याद रखो, आप इसी ऑब्जेक्ट को दूसरे नाम से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हो। आप इसी ऑब्जेक्ट को दूसरे नाम से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। आपने कई बार नाम सुना होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो आप कह सकते हो ओके सर, आई गॉट योर पॉइंट, यानी जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है उसके पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन या वर्ब कहते हैं और उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सभी को क्लियर है? अब गाइस मान लो यहां पर मैं और कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि माय मदर स्लैप्ड मी। अब मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं कि आखिर थप्पड़ कहां मारा उन्होंने। ऑन प्रेपोजिशन आ गई, माई फेस, तो ये ऑन प्लस ये नाउन, ये जो एक आप कह सकते हो फ्रेज बना, बेसिकली आप कह सकते हो कि ये स्लैप को कहां स्लैप पड़ा वो मुझे बता रहे हैं। तो ये एक मॉडिफायर हुआ जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। बट आप देख सकते हो यहां प्रेपोजिशन इस ऑब्जेक्ट के पहले आई है, तो इसे हम यहां पर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह देंगे। और इसी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो गाइज मैंने आपके सामने बहुत क्लियर तरीके से बताने का ट्राई किया कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट दो अगर अलग अलग हैं, वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट, सगा ऑब्जेक्ट, और दूसरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होता है। और इस तरीके से मैंने आपको कुछ छोटी मजबूत बेहतरीन जानकारी साझा करने का प्रयास किया। अब यहां पर हम पिक्यूलियरली बात कर रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नहीं, उसकी बात हम वर्ब के साथ करेंगे। हम यहां पर चूंकि प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। आशा करता हूं अब आप कनेक्ट हो चुके होंगे कि व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू टॉक और मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं। सभी को क्लियर है? सो गाइज उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा। कह रहा है कि द वर्ड और फ्रेज दैट फॉलोज अ प्रेपोजिशन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। बहुत सरल, बहुत सिंपल और एक बहुत ही आप कह सकते हो स्वीट सी डेफिनेशन है कि ऐसा कोई भी शब्द, जरूरी नहीं ये एक वर्ड हो सकता है वो कलेक्शन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी फ्रेज भी हो। The word or the phrase that follows a preposition, यानी आप preposition के बाद मान लो आपने एक preposition लिखी, इस preposition के बाद आप अगर कोई वर्ड लिख दे, मान लो अ वर्ड लिखा आपने, या फिर आप एक फ्रेज लिख दिए, तो आप चाहे वो एक शब्द हो या वो एक फ्रेज हो, आप इसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कह देंगे। प्रेपोजिशन के बाद चाहे एक शब्द लिखा हो या एक फ्रेज लिखा हो, इन दोनों को ही ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहा जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आया होगा। अब गाइस यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि इफ देयर इज अ प्रेपोजिशन, अगर कोई प्रेपोजिशन है, अब यहां कंडीशन रख दी, शर्त रख दी, इफ देयर इज अ प्रेपोजिशन देयर विल ऑलवेज बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। अगर प्रेपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट जरूर होगा। याद रखो, इस दुनिया में अगर कोई पत्नी है तो उसका पति जरूर होगा, अगर कोई पति है तो उसकी पत्नी कहीं ना कहीं जरूर होगी। ईश्वर दोनों को बना के भेजा है।
वैसे ही अगर कहीं प्रेपोजिशन है तो देयर विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। अगर आपको नहीं मिल रहा तो ढूंढो, आप ध्यान से जरूर दिखेगा। सभी को क्लियर है गाइस? अ प्रेपोजिशन कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। प्रेपोजिशन खुद अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब इसको एक क्वेश्चन बनाएं कि आखिर ऐसा क्यों, अकेले क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकती? क्या जिंदगी बहुत कठिन है? नहीं, दरअसल प्रेपोजिशन इसलिए अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन आप जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन कहती है कि प्रेपोजिशन अपने बाद वाले नाउन को सेंटेंस के नियर बाय शब्दों से रिलेट करती है। इट बेसिकली मीन्स जब तक प्रेपोजिशन के बाद कोई शब्द नहीं होगा जिसको वो रिलेट करेगी तो प्रेपोजिशन का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। दैट मीन्स अ प्रेपोजिशन कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट जिसको वो सेंटेंस में दूसरे हिस्सों से लिंक करेगी, आई मीन मॉडिफाई करने का काम करेगी। गाइस मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का एक ट्राई करते हैं, देखते हैं आपको मैं समझा पाता हूं या नहीं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन का अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल ले लूं तो विद है प्रेपोजिशन, प्राइड इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये प्रेपोजिशन इस नाउन को सेंटेंस के दूसरे नियर बाय शब्दों से, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं नाउन, वो हो सकते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और एनीथिंग से रिलेट करेगी, लिंक करेगी, पोजीशनिंग करेगी। अब आप यहां पर देखो एक और एग्जाम्पल है, विद अटमोस्ट प्राइड। यहां पर प्रीपोजिशन के बाद एक शब्द है तो ये वर्ड हुआ अटमोस्ट प्राइड। अब ये एक वर्ड नहीं है तो आप इसे फ्रेज कह देंगे। विद अटमोस्ट प्राइड एक प्रकार से आप यहां पर कह सकते हो प्रेपोजिशन के बाद फ्रेज आया है, यहां प्रेपोजिशन के बाद एक वर्ड आया, नाउन आया, दोनों के दोनों ही ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन एक वर्ड भी हो सकता है और एक फ्रेज भी हो सकता है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब गाइस ध्यान से जरा देखो, हम यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां एग्जाम्पल दिया है आवर कैट कॉट अ माउस। आप बताओ डूअर या एजेंट कौन है? कैट। ये क्या काम कर रही है? पकड़ने का काम कर रही है। तो ऑब्वियसली कॉट यहां पर हो गई वर्ब, और ये किसको पकड़ रही है? एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म कर रही है? आंसर है माउस। तो इस वर्ब का ये माउस क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और आप जानते हो वर्ब के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बहुत क्लियर बेटा, वर्ब के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के पहले प्रेपोजिशन ना हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक्शन जिसके ऊपर परफॉर्म किया जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रखें तो आप बहुत क्लियरली चीजों को समझ पाएंगे। गाइस क्या आप सभी को सारी बातें क्लियर हो रही हैं? Moving on to the next example, which is example 2. Again, you need to identify the direct object. The boss saw her in town. अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर preposition in भी है और इसके बाद एक नाउन टाउन भी आया है। लेकिन ये इन टाउन, चूंकि टाउन के पहले preposition है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर यहां प्रेपोजिशन है मतलब टाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बॉस यहां एजेंट यानी डूअर हो गया, एक्शन कर रहा है देखने का, और ये एक्शन देखने का किसके ऊपर कर रहा है?
ऑब्वियसली एक्शन देखने का ये उस महिला उस लड़की के ऊपर कर रहा है, क्योंकि ये उस लड़की को देख रहा है, इसलिए ये लड़की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई वर्ब के लिए, एक्शन के लिए ऑब्जेक्ट हो गई, एक्शन के लिए ऑब्जेक्ट हो गई। सभी को क्लियर है? अब इससे एक छोटी सी लर्निंग निकलती है। चूंकि आप एक विद्यार्थी हैं, आपको चाहिए एक ऐसा रास्ता जो आपको सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंचा दे। तो गाइज आप हमेशा याद रखना, जब भी आप व्हाट या हुम का क्वेश्चन रेस करते हो ना, व्हाट या हुम का क्वेश्चन वर्ब से रेस करते हो। यहां पर भी एक छोटा सा आप कह सकते हो एक रूल है, एक कॉन्सेप्ट है, वर्ब से क्वेश्चन करो व्हाट और हु का। कॉट से अगर मैं व्हाट क्वेश्चन करूं व्हाट द कैट कॉट, तो जो आंसर आएगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। यहां भी मैं व्हाट या हु सॉ से क्वेश्चन करूं द बॉस सॉ हुम, बॉस किसको देखा, तो गाइज यहां पर जो जवाब आया दैट विल बी हर, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना चाहता हूं तो मैं वर्ब से व्हाट या हुम का क्वेश्चन पूछूंगा, मैं वर्ब से क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट का और हुम का। सभी को क्लियर है? अब गाइस एक और पार्ट है जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। आप इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस कहते हैं। आप प्लीज नोट डाउन कर लेना डेटिव केस, और हम डेटिव केस यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आओ इस सेशन के द्वारा समझते हैं। यहां मैं आपको दो बातें बताऊंगा। वो कौन सी दो बातें हैं? वो कौन सी दो बातें? आप पहले यहां पर ध्यान से देखो, वी गेव आवर डॉग अ बोन, वी गेव आवर डॉग अ बोन। दरअसल उदाहरण के लिए मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास ये जो एक चीज है, ये हड्डी है, ये बोन है, और मैं कुछ देने का काम कर रहा हूं। तो गाइज एक्शन वास्तविक तौर पे तो बोन के ऊपर हो रहा है, तो बोन हो गया एक्शन का ऑब्जेक्ट। ओके, अब गाइज कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने सेंटेंसेस को इस प्रकार लिखा है जहां पर दो दो ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। मैं पहले आपको कहूंगा कि इसे क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब आप किसी वर्ब के रेफरेंस में व्हाट या हु का क्वेश्चन, व्हाट या हुम का क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम आता है। वी गेव आवर डॉग व्हाट, आंसर आएगा बोन। वी गेव आवर डॉग व्हाट, ऑब्वियसली वी गेव अ बोन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ बोन। क्या सभी को क्लियर है? व्हाट आर वी गिविंग? वी आर गिविंग अ बोन। बोन क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब गाइस ध्यान से देखो, यहां पर एक और अंश, एक और हिस्सा है, क्योंकि यहां एक नहीं दो दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। यस और नो? अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन लिख रखा है। यहां पर प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन लिखा गया है वो इस प्रेपोजिशन का नाउन होगा। वर्ब के बाद जो लिखा गया है वो वर्ब का नाउन होगा। प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि आपके पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो तो आप उसे इस प्रकार भी लिख सकते हो, वी गेव, फिर रेसिपिएंट को जो रिसीव कर रहा है यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, वी गेव आवर डॉग अ बोन। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप देखो यहां पर प्रेपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी,
और ऐसे स्टेटमेंट फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोनों सेंटेंस सही है, परंतु इन दोनों ही सेंटेंसेस के बीच डिफरेंस ये है कि यहां पर आपने बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिख दिया, यानी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्बियल ऑब्जेक्ट के पहले लिख दिया। आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखोगे तो प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब भी आपके पास दो दो ऑब्जेक्ट आता है, यानी एक रेसिपिएंट ऑफ समथिंग गिवन है, तो आप इसी चीज को डेटिव केस कहते हैं, याद रखना। अब गाइस थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? अभी हमने देखा प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के पास जब जाएंगे तो वो एक वर्ड हो जाएगा। जब हम प्रेपोजिशन और उसके साथ, जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो गाइस आप ध्यान से देखो, हाँ चलो, तो ये जो अ माउस है ये तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब यहां पर मैं 2 आवर डॉग कह रहा हूं तो ये 2 प्लस आवर डॉग एक फ्रेज बना रहा है, जिसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज इज मेड अप ऑफ अ प्रेपोजिशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। यानी जब आप प्रेपोजिशन में ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम फ्रेज कहते हैं। कल भी मैंने आपको ये सिखाया था। एग्जाम्पल आप यहां पर देखो, इट इज अ मैसेज फ्रॉम मार्क। तो यहां पे प्रेपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहे हैं। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इस मैसेज नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा मैसेज नाउन एक प्रकार से नाउन है, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यस और नो? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। प्रेपोजिशन फ्रेज मैसेज को मॉडिफाई कर रहा है, मैसेज नाउन है तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज मॉडिफायर कौन सा है? एडजेक्टिव है। अगला देखो, मार्क इज ट्रैप्ड ऑन द आइसलैंड। तो ये ऑन द आइसलैंड क्या है? ऑन द आइसलैंड बेसिकली एक फ्रेज है, और चूंकि ये एक फ्रेज है तो ये किसी चीज को ऑब्वियसली आप कह सकते हो मॉडिफाई कर रहा होगा। यहां पर अब ये मार्क को मॉडिफाई नहीं कर रहा, इज ट्रैप्ड को मॉडिफाई कर रहा है। और चूंकि इस बार ये फ्रेज वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो हम कह देंगे कि यहां पर ये बेसिकली एक एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यानी सारांश ये निकला, जिस्ट या क्रक्स ये निकला कि प्रेपोजिशनल फ्रेज मॉडिफायर होता है। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है। अकॉर्डिंगली उस मॉडिफायर का नाम एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज जो भी होगा, रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में उसका नाम रख देंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। तो गाइज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, एक ऐसा शब्दों का समूह जिसमें एक प्रेपोजिशन हो। उस प्रेपोजिशन के बाद आप जानते हो एक ऑब्जेक्ट भी होगा, और कोई मॉडिफायर अगर हो तो आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन को फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज कह देते हो। सभी को समझ आया? अब एग्जाम्पल यहां पर आप सभी जानते हो कि जब हम इस आई गेस क्या कहते हैं इसको, कोई मुझे बताएगा? लैंप कह सकते हैं इसको, है ना? जब कोई इस लैंप को रगड़ता है तो इस लैंप से कौन बाहर आता है? जीन बाहर आता है। तो आप कह सकते हो द जेनी फ्रॉम द ब्रास लैंप ग्रांटेड 3 विशेस। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां फ्रॉम द ब्रास लैंप, फ्रॉम हो गई प्रेपोजिशन, द
और ब्रास ये दोनों ही मॉडिफायर है। लैंप इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन प्लस मॉडिफायर और प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिलकर के प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहे हैं। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जेनी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। जेनी नाउन है, यानी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इस नाउन की व्याख्या दे रहा है, यानी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज विशेषण का काम कर रहा है। सभी को क्लियर है? ग्रांटेड हो गई वर्ब, ग्रांटेड क्या हो गई? वर्ब, क्योंकि जेनी क्या कर रहा है? ग्रांट कर रहा है। ग्रांट क्या हो गई? वर्ब हो गई। अब गाइस जरा सोचो, ग्रांट व्हाट? जब मैंने पूछा ग्रांटेड व्हाट, तो आंसर क्या आया? ग्रांटेड 3 विशेष। तो ये जो 3 विशेष है ये बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को हम कह सकते हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और फ्रॉम द ब्रास लैंप ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा। गाइस क्या आप सभी को समझ आया? गाइस देखो, ये ऑब्वियसली टीचर की आई गेस बात है, जिसको जितनी जानकारी वो आपको उसी लेवल का बताएगा। आपको अगर बहुत डीप लग रहा है तो मैं तो फिलहाल यही कहूंगा कि मैं आपको अभी आसान भी करूंगा। अभी तो 2 ही दिन हुआ है बेटा, आपने प्रेपोजिशन 1, आज हम प्रेपोजिशन 2 पढ़ रहे हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच। आप इसे एक बार में अगर कंज्यूम करके फाइनल टच देना चाहते हो तो आप वास्तविक तौर पे गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। आप खुद सोच के देखो, कोई चीज जो आपको नहीं आती एक बार वीडियो देख लेने से आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वीडियो को 1 से अधिक बार देखना होगा। आपको इसमें आलस नहीं करना चाहिए, मेहनत करने से बचना नहीं चाहिए, मेहनत कीजिए, 1 से अधिक बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। जहां आपको समझ नहीं आता है, यू हैव माई एक्सेस इधर ऑन इंस्टाग्राम नितिन मिश्रा VNS और ऑन व्हाट्सएप 9889601589। आप सीधे मुझसे संपर्क कीजिए, बात करिए, बताइए कि सर यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू बाय प्रैक्टिस। धीरे धीरे चीजें क्लियर होती हैं। फिलहाल मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको बहुत ही सटीकता से बताऊं। मैंने अपनी रिसर्च और अपनी एफर्ट में कमी नहीं रखी है। तो गाइस यहां से बात आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने क्या बातें कर ली, पहले इसको हम समझ लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने प्रेपोजिशन की परिभाषा जानी थी, प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में जाना था। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या करता है, मतलब मॉडिफाई करता है, कैसे मॉडिफाई करता है, इन सब के बारे में जाना था। कैसे ये रिलेट करता है, मतलब पोजीशन बताता है, व्हेन, वेयर, और इसके अलावा ये हु, व्हाट, व्हाई, इसके भी आंसर देता है। आज के सेशन में हमने जाना ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज को दोबारा रिवाइज किया हमने, और साथ ही मैंने आपको आज के इस क्लास में अब आगे बताना है किस तरह से प्रेपोजिशन को आप बेहतर तरीके से अपने आसपास देख सकते हैं। तो बेसिक ऑफ प्रेपोजिशन के बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेपोजिशन किस प्रकार से आपके एनवायरनमेंट को रिलेट करती है। आपको यहां पे अलग अलग फोटोज यानी सिचुएशंस नजर आ रही होगी। यहां पर एक बर्ड है और एक बॉक्स है, और कई अलग अलग सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट की हुई है। आप यहां पर देखो तो आपको 2 बातें नजर आएंगी। पहला, यहां पर एक बॉक्स है
और दूसरा यहां पर एक बर्ड है। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कौन है और किसको मॉडिफाई कर रहे हो। बहुत क्लियरली समझो। अगर मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या है, ये शायद ऐसा पहलू है जो आपने अभी तक कभी सोचा तक नहीं होगा। यहां दो चीजें हैं, दो नाउन है, एक बर्ड है और एक बॉक्स है। मैं कह रहा हूं कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए ऑब्जेक्ट कौन है और आपके लिए मॉडिफाई आप किसको करना चाहते हो। मान लो कि आप कह रहे हो कि सर मेरे लिए बर्ड ऑब्जेक्ट है और मैं मॉडिफाई कर रहा हूं बॉक्स को, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बॉक्स को, और ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड ऑब्जेक्ट है, तो प्रेपोजिशन अलग होगी। अगर मान लो मेरे लिए ऑब्जेक्ट बॉक्स है और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं किसको, बर्ड को, तो मेरी प्रेपोजिशन अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहां सिचुएशंस बदल गई हैं। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई, आप जरा इस चीज को यहां ध्यान से समझने का प्रयास करें। अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं और मैं ये मानता हूं कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बर्ड है और मैं डिस्क्राइब बॉक्स को कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा द बॉक्स इज डैश द बर्ड। व्हाट आई मीन टू से, अब ये प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड है। हम बर्ड को व्याख्या नहीं दे रहे, हम बर्ड के एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बॉक्स की। बॉक्स इज बिहाइंड द बर्ड, यहां पे लग जाएगा बिहाइंड। आप देखो यही केस है, पर मैंने यहां पर अगर उदाहरण के लिए मान लो चेंज कर दिया कि अब मैं यहां मान रहा हूं कि मेरे लिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बर्ड को, मान लो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बर्ड को, द बर्ड, और मेरे लिए ऑब्जेक्ट है बॉक्स, इज डैश द बॉक्स। अब यहां पर मैं बिहाइंड नहीं लगा सकता, अब मैं यहां लगाऊंगा इन फ्रंट ऑफ। यानी गाइस सीखने को यह मिला कि प्रेपोजिशन बेसिकली डिपेंड करती है कि आप किसको एक्सप्लेन करना चाहते हो और किसके साथ आप उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। उस बेसिस पर हम यहां पर प्रेपोजिशन बदलते हैं। दूसरी बात यहां पे सीखने को और ये मिलती है कि हम इस पूरे के पूरे शीट में अगर प्रेपोजिशंस को ध्यान से देखें तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट बॉक्स है और एक्सप्लेन हम बर्ड को कर रहे हैं। सभी को ये बात क्लियर हुई? इस एग्जाम्पल में भी अगर बिहाइंड कह रहे हैं, हमारे लिए ऑब्जेक्ट कौन है, बॉक्स है। बॉक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, और एक्सप्लेन किसको कर रहे हैं, बर्ड को कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं द बर्ड इज बिहाइंड द बॉक्स। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। और अब आप अलग अलग प्रेपोजिशन देख सकते हैं, दो बॉक्स के बीच में पोजीशन दे रहे हैं, तो हम मॉडिफाई किसको कर रहे हैं, बर्ड को। मॉडिफाई किसको कर रहे हैं, बर्ड को। एक्सप्लेन किसको कर रहे हैं, बर्ड को। और ऑब्जेक्ट क्या है, बॉक्सेस। बर्ड इज बिटवीन दी बॉक्सेस। यहां हम बर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है हमारे लिए बॉक्स, बर्ड उड़ सकती है, सो इट इज फ्लाइंग अराउंड द बॉक्स। इस तरीके से आप अलग अलग सिनेरियो क्रिएट कर पाते हैं। यहां इस बर्ड की पत्नी है एंड ही इज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, सो आप कह सकते हो अक्रॉस का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। हिज वाइफ इज अक्रॉस द रोड। अब इस बॉक्स में छेद है,
सो ये इसके अंदर भी जा सकती है, से होकर गुजर सकती है, तो थ्रू लग गया। अगर ये इसी के बगल में है जिसे हम बिसाइड कहते हैं, तो हम नेक्स्ट टू या बिसाइड कुछ भी कह दें। और अगर कई सारे हैं, बर्ड हैं, उसके मम्मी पापा हैं, पत्नी हैं, बेटा बेटी है, पूरा खानदान यहां पर है, अमंग कह दिया। तो गाइस इस तरीके से हम इन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली मैं यही ट्राई कर रहा हूं कि आपको प्रेपोजिशन का वास्तविक अर्थ बता दूं। अब गाइस आप अपने स्टडी रूम में जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 मिनट के लिए आप प्रैक्टिकल होने का प्रयास करें। आप शायद कहीं ना कहीं अपने रूम को चारों तरफ ऐसे सर घुमा के देखें, आप रियलाइज करेंगे कि आपकी पोजीशन रूम के अंदर है, लेकिन आप सभी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। आप टेबल के बिसाइड हैं अगर सामने से देखा जाए, और अगर आगे से देखा जाए तो आप टेबल के बिहाइंड है, टेबल आपके इन फ्रंट ऑफ है, टीचर लैपटॉप में या मोबाइल में। एंड दिस इज हाउ द इंटायर सिनेरियो कैन बी चेंज। अगर आप उसे देखें और अब सिचुएशन बदल दो, मान लो कि वहां पर आपका छोटा भाई दरवाजे पे बैठा है और देख रहा है, अब उसके लिए चीजें अलग होंगी, आपके लिए चीजें अलग होंगी, सिचुएशंस बदलेगी, प्रेपोजिशन बदल जाएगी। यहां पर भी सेम बातें करने का प्रयास किया है। बॉक्स के ऊपर चला जाए ऑन, बॉक्स के नीचे आ जाए अंडर, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने एक बिली और बॉल इन दोनों के साथ करने का प्रयास किया। व्हेन बिली इज ऑन द बॉल, यू विल इमेजिन दिस। When Billy is beside the ball, next to the ball, you will imagine this. When Billy is above the ball, you will imagine this. Similarly, when there are two balls and Billy is between them, तो यहां between हो जाएगा। किसी ने बॉल को, सॉरी जो वुलन बॉल थी उसके वूल को बिल्ली को ही लपेट दिया, अब यहां बिल्ली बॉल के अंदर है, आपने इन कह दिया। यहां पर बॉल पीछे है, बिल्ली आगे है, इन फ्रंट ऑफ कह दिया। ये दोनों आसपास हैं, अप्रोचिंग है, नियर कह दिया। यहां अंडर और यहां पीछे छिप रहा है तो बिहाइंड कह दिया। सभी को क्लियर है? थैंक यू। अब गाइस एक और एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखो। यहां पर आप बेसिकली पहचानो कि आप किसको मॉडिफाई कर रहे हो और कौन ऑब्जेक्ट है। 4 आपके पास सिचुएशन मैंने रखी है, आप आइडेंटिफाई करो मॉडिफाई किसको कर रहे हैं, एक्सप्लेन किसको कर रहे हैं, डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है। जाहिर सी बात है, प्रेपोजिशन अगर इनसाइड है तो प्रेपोजिशन अगर इनसाइड है तो ऑब्जेक्ट हो गया द बॉक्स। ये दोनों, ये तीनों इनसाइड, मॉडिफायर और बॉक्स मिलकर के ये बेसिकली किसी को मॉडिफाई करेंगे। ये मॉडिफायर फ्रेज हो गया, क्योंकि दे आर मॉडिफाइंग समथिंग लाइक रॉक्स, बिकॉज व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स, आई कैन सी रॉक्स। तो रॉक्स यानी नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन इनसाइड है, ऑब्जेक्ट बॉक्स है, इनसाइड द बॉक्स फ्रेज बना, और ये फ्रेज रॉक्स को एक्सप्लेन कर रहा है। रॉक्स नाउन है तो ये बन गया नाउन को एक्सप्लेन करने वाला एडजेक्टिव फ्रेज, और ये एडजेक्टिव फ्रेज एक प्रकार का मॉडिफायर है। सभी को क्लियर? अगर मैं सिचुएशन थोड़ी चेंज कर दूं और यहां पर आपको लेकर आऊं और कहूं देखो बेटा आउटसाइड द बॉक्स, तो आपको देखना है इस ऑब्जेक्ट के आउटसाइड। अब हम इनसाइड देख ही नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं आउटसाइड। बॉक्स के आउटसाइड क्या नजर आ रहे हैं? हमको रॉक्स नजर आ रहे हैं। हम कह सकते हैं आउटसाइड प्रेपोजिशन है, बॉक्स ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का,
ये तीनों मिलकर के फ्रेज बना रहे हैं, ये तीनों रॉक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। रॉक्स नाउन है तो ये फ्रेज हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, और इस पूरे फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज को आप मॉडिफायर कहेंगे क्योंकि ये किसी को एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहां पर बेटा मैं आपको एक फॉक्स से मिलवाना चाहूंगा। यहां पर फॉक्स है और यहां पर बॉक्स है। आप देखो अगल बगल में दोनों खड़े हैं, फॉक्स के बगल में बॉक्स है, बॉक्स के बगल में फॉक्स है। तो आप कह रहे हो फॉक्स इज बिसाइड द बॉक्स। ये बिसाइड क्या है? प्रेपोजिशन है। बॉक्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? फ्रेज बनाएंगे। ये फ्रेज क्या करेगा? फॉक्स को मॉडिफाई करेगा। यानी हम व्याख्या किसकी कर रहे हैं? फॉक्स की। ऑब्जेक्ट कौन है? बॉक्स का। बिसाइड द बॉक्स क्या है? फॉक्स है। और चूंकि फॉक्स नाउन है तो बिसाइड द बॉक्स एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, इसे आप मॉडिफायर कहते हैं। इधर भी देख लो, दो बॉक्सेस के बीच में कौन है? बॉक्स के बीच में कौन है? फॉक्स है। यानी आप मॉडिफाई किसको कर रहे हो? फॉक्स को। ऑब्जेक्ट कौन है? बॉक्स है। बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन है। बिटवीन द बॉक्स क्या बना? फ्रेज बना। ये फ्रेज क्या कर रहा है? फॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है। यानी ये फ्रेज मॉडिफायर है। किस प्रकार का मॉडिफायर है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। सभी को क्लियर हुआ गाइस? अब गाइस यहां पर एक बैट है और एक कैट है। ध्यान से देखो, अबव हो गई हमारे लिए प्रेपोजिशन, कैट हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। ये दोनों ही मिलकर फ्रेज बना रहे। बैट हमारे लिए हो गया जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और इसलिए अबव द कैट को मॉडिफायर कह दिया। नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरीके से बेटा रैट है, इन फ्रंट ऑफ का रिलेशन, बिहाइंड का रिलेशन, बिलो का रिलेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। दोनों सिचुएशन सेम है। यहां ध्यान से देखो, आप बैट को जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपने अबव बोला क्योंकि बैट बेसिकली कैट के अबव है, लेकिन जब आप कैट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये कैट बैट के बिलो है। यही मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था। यहां भी रैट को अगर एक्सप्लेन करें तो रैट कैट के इन फ्रंट ऑफ है, लेकिन अगर हम कैट को एक्सप्लेन करें तो सेम सिचुएशन में कैट रैट के बिहाइंड है। यानी नजरिया चेंज होने पर प्रेपोजिशन बदल जाती है। अब गाइस यहां पर भी आप देख लो, आप दो चीजों के बीच रिलेशन बता रहे हो, और क्लियरली इसको समझो। आप रिलेशन बता रहे हो जार और कैट के बीच का। रिलेशन कौन बताएगा? प्रेपोजिशन बताएगी। यानी यहां प्रेपोजिशन लगेगी, यहां भी प्रेपोजिशन लगेगी, यहां भी प्रेपोजिशन लगेगी। कैट इज इनसाइड द जार, कैट इज ऑन द जार, कैट इज अंडर द जार। सभी को क्लियर हुआ? अगर आप रेफरेंस बदल दो, जार इज above the cat, cat is above the jar, jar is outside the cat। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब गाइस जरा ध्यान से यहां पर देखें, यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, चीजों को देख करके, चीजों को समझ करके। आपको रिलेशन समझने हैं और आपको इन चीजों को आंसर करना है। क्लास बेसिकली 1 आवर की होती है, परंतु आप जानते हैं मैंने आप सभी को फर्स्ट डे ही अनाउंस कर दिया था कि हमारी क्लास 1.5 आवर की होगी। गाइज आप सभी को मैं बता दूं कि यहां पर एक एल्फ है और एक रेनडियर है। आपको एक्सप्लेन करना है एल्फ को। ध्यान से सुनो, आप एक्सप्लेन रेनडियर को नहीं कर रहे, आप बता रहे हो एल्फ के बारे में, और आपके लिए ऑब्जेक्ट है रेनडियर। अब आप मुझे बताओ एल्फ रेनडियर के कहां हैं? आप कहोगे द एल्फ इज नेक्स्ट टू द रेनडियर, और नेक्स्ट टू को हम बिसाइड भी कहते हैं। आसानी से हम यहां पे फिल कर देंगे बिसाइड, या फिर नेक्स्ट टू भी कहा जा सकता है। द पोलर बियर, पोलर बियर कहां है? ये रहा।
इज डैश द बॉय एंड द पेंगुइन। बॉय कहां है, ये रहा। पेंगुइन कहां है, ये रही। बॉय और पेंगुइन के कहां पर पोलर बियर है, पीछे। तो आप कह दोगे पोलर बियर इज बिहाइंड द बॉय एंड द पेंगुइन। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। अगर मैं अपना जो जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो टर्म बदल दूं और मैं बोलूं कि बताओ बॉय और पेंगुइन कहां हैं, तो आप बोलोगे बॉय एंड पेंगुइन आर ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ पोलर बियर, है ना। इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं। सभी को क्लियर है गाइस। जैसे द कैंडीज आर इनसाइड द स्टॉकिंग्स, यस और नो। अब गाइस यहां पर एक छोटी सी पजल है जिसको हम इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहां पर भी है, आपको बताना है स्नोफ्लेक्स आर डैश द स्नोमैन। स्नोमैन कहां है, स्नोमैन आप देखो यहां है। स्नोफ्लेक्स कहां है, ये रही स्नोफ्लेक्स, यस और नो। तो आप देखो कि ये जो फ्लेक्स हैं ये इस स्नोमैन के चारों तरफ है, ऊपर दाएं बाएं हर तरफ, चारों तरफ उसको नजर आ रही है क्या, स्नोफ्लेक्स। तो आसानी से आप यहां पर एक अच्छी सही सटीक प्रेपोजिशन फिल कर सकते हैं। ऊपर के साथ साथ बेटा इधर भी है, चारों तरफ है, अराउंड है ना, क्योंकि जब स्नोफ्लेक्स गिरेगी तो वो चारों ओर होगी। गाइज आपने फेसबुक पर स्पाई गेम खेला होगा ना, यहां पर हम ऐप में भी स्पाई गेम खेल लेते हैं। ध्यान से इस चित्र को देखो और इन ब्लैंक्स को फिल करने का ट्राई करो। आप सभी के पास मौका है क्लास में ही एक गेम खेलने का, और आप मुझे बताओ। सबसे पहला कह रहा है कि द क्लॉक इज, यानी हम मॉडिफाई कर रहे हैं किसको, क्लॉक को। एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको, क्लॉक को। और हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या है, पिलो। तो आप पहले पिलो खोजो। आप बताओ पिलो के रिस्पेक्ट में क्लॉक कहां है, क्लॉक ये रही और पिलो ये रहा, यानी क्लॉक नीचे है पिलो ऊपर है। अब यहां ध्यान देना है, आप ये नहीं कह रहे क्लॉक के ऊपर पिलो है, आप बोल रहे हो क्लॉक कहां है, क्लॉक इज बिलो द पिलो। यस और नो, यस और नो गाइस। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। द ट्राउजर्स आर, अब ट्राउजर्स ढूंढो जरा। यस बेटा, अंडर भी रख सकते हो यहां पर, ये मत सोचना अंडर गलत है, अंडर भी रख सकते हो। अंडर में छुपाव का भाव है, थोड़ी छुपी छुपी है, अंडर भी रख सकते हो। द ट्राउजर्स आर डैश द बेड, बेड के रिस्पेक्ट में ट्राउजर को एक्सप्लेन करो, क्योंकि आप एक्सप्लेन ट्राउजर को कर रहे हो। ट्राउजर्स आर ऑन द बेड। सभी को क्लियर हुआ। द एनिमल्स, अब एनिमल्स कहां है, एनिमल्स कहां है, एक तो मिल गई ये कैट, गुस्सैल बिल्ली और खतरनाक डॉग। यस और नो। हम कह सकते हैं एनिमल्स आर, ध्यान से देखो, इनसाइड द रूम या इन द रूम। यस और नो। अब आपको यहां पर बताना है, देखो ये डेस्क है और ये वार्डरोब है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप एक्सप्लेन कर रहे हो डेस्क को, डेस्क इज डैश द वार्डरोब एंड द बेड। बेड कहां है, ये रहा। बेड और वार्डरोब के डेस्क कहां है, बीच में है। सो हम कह देंगे बिटवीन। अच्छा, वार्डरोब डेस्क के रिस्पेक्ट में कहां है, वार्डरोब इज बिहाइंड द डेस्क। यस और नो। पिक्चर कहां है, पिक्चर ये रही
ये वार्डरोब के आप देख सकते हो नेक्स्ट टू है, द पिक्चर इज बिसाइड, या इसी को हम नेक्स्ट टू भी कह सकते हैं। यस और नो? सॉक, मोजा, ये रहा एक ठो, एक पीस। अवश्य ये घर लड़के का होगा, माता भी परेशान है, लड़का पीछे छुपा हुआ है कि माता मारेगी। सो गाइस द सॉक इज डैश द शूज, शूज के कहां है? ऑब्वियसली नियर है, आप इसे नियर कहेंगे। द डेस्क, अब देखो डेस्क है, डेस्क यहां पर आपने कहा वार्डरोब इज बिहाइंड द डेस्क, अब डेस्क इज ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ द वार्डरोब। अब मैगजीन और गिटार को ढूंढना है, आप मुझे बताओ मैगजीन और गिटार कहां है? मैगजीन इज अंडर द गिटार। सभी को आया गाइस? सभी को समझ आया? सभी को क्लियरली समझ आया? कमेंट बॉक्स में बताओ। सो गाइस विद दिस आई रेस्ट माय केस फॉर टुडे एंड आप मुझे बताओ कि आज 2 क्लास में आपका प्रोग्रेस क्या है, आपका प्रोग्रेस मुझे बताओ। एंड साथ ही गाइज आप में से अगर किसी को भी कोई डाउट, परेशानी, मुश्किल है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखते हो, आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे लिखो, तब शायद मैं आपके यानी आप सभी के मुश्किलों को और ज्यादा क्लियरली समझ पाऊंगा। यू कैन रीच मी आउट over Instagram Nitin Mishra VNS or on WhatsApp 9889601589. Do let me know, it's your responsibility if you are facing any issue, आपको मुझे बताना पड़ेगा, बिकॉज मैं बोलते हैं ना उसको कि मैं यत्र वत्र सर्वत्र नहीं हूं, मैं ओमनी प्रेजेंट नहीं हूं, मैं सब जगह देख नहीं सकता। आई विल नो ओनली वॉट यू विल लेट मी नो, है ना? ऑब्वियसली मैं इंसान हूं, तो प्लीज डू द नीडफुल, जो कि आपके पढ़ाई के लिए जरूरी है। फिलहाल इस क्लास को यहीं पे पॉज करते हैं, अगले क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी को अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको मुश्किल आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। गाइज आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर चुके हैं, अगर नहीं तो इंतजार किस बात का? गो टू इंस्टाग्राम, फॉलो मी एंड यू कैन डीएम मी देयर, और आप हमारे वीडियोस को थोड़ा पिच करो। आप अगर पढ़ते हो, देखो गाइज इफ यू कंसीडर मी एज योर मेंटोर और एज योर टीचर, ऑब्वियसली द बॉन्ड हैज जस्ट बीन स्टार्टेड, it will take time to make a solid and very strong bond that will last longer, just not when the course is subscribed, but obviously even after, whenever we see each other, we always see each other with a big smile. तो गाइज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप प्लीज जुड़ जाएं और सेशन में आप अपनी उपस्थिति दर्शाएं। आप देखें कि यार मैं सर के इंस्टाग्राम पे गया, चलो मैं शेयर करता हूं। आप इस क्लास के कुछ कंटेंट को स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं तो क्या हुआ, दूसरे मोबाइल से तो आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो। अपने भाई बहन, मम्मी पापा, किसी से भी कह दो कि मेरी पढ़ते हुए एक छोटी सी वीडियो बना ले, और इफ यू विल मेक इट, आप अपने टीचर को सोचो ना कितना प्रोत्साहन दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस, आप अगर सच में चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ खास करूं, तो आपको भी मेरे लिए कुछ खास करना होगा। डू इट गाइस, एंड मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको मैं चीजें समझा पा रहा हूं। आपको इंग्लिश का अनुभव कैसा जा रहा है? आपका इंग्लिश लैंग्वेज का अनुभव कैसा जा रहा है आपके बैच में? मुझे बताएं, क्या आपको समझ आता है मेरी भाषा शैली, मेरी टीचिंग टेक्निक? क्या आपको समझ आ रही है? कोई अगर दिक्कत हो तो कनेक्ट कर लेना। फिलहाल इस क्लास को यहीं पे पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत से पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें, हम सबका नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत गाइस।